दोस्तों, जरा एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी रेत उड़ती हो, जहां तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता हो और पीने का एक घूंट पानी मिलना किसी चमत्कार से कम ना हो। सदियों से यह जमीन प्यासी थी, बेजान थी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के इंजीनियर्स ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने नेचर के नियम को चैलेंज किया और रेगिस्तान का सीना चीर कर वहां एक नकली नदी, आर्टिफिशियल रिवर बहा दी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक, द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट और भारत के विजनरी रिवर इंटरलिंकिंग मिशन की। आखिर क्यों भारत को रेगिस्तान खोदना पड़ा? क्या यह सिर्फ खेती के लिए था या इसके पीछे पाकिस्तान से जुड़ी कोई गहरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और जियोपॉलिटिक्स छुपी है? आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम इस इंजीनियरिंग मार्वल की हर परत, लेयर को खोलेंगे। हम जानेंगे हिस्ट्री, चैलेंजेस और उस भविष्य के बारे में जो भारत की किस्मत बदल रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब भारत का विभाजन, पार्टीशन हुआ। देश तो बट गया, लेकिन पानी का क्या? इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 पूर्वी नदियां सतलुज, ब्यास और रावी भारत के हिस्से आईं। पानी तो हमारे पास था, लेकिन वो बह रहा था पंजाब और हिमाचल के पहाड़ों में, जबकि असली जरूरत थी राजस्थान के तपते हुए थार डेजर्ट में। उस वक्त वेस्टर्न राजस्थान, खासकर बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर किसी काला पानी से कम नहीं थे। वहां न खेती थी, न पीने का पानी। लोग बूंद बूंद के लिए मीलों चलते थे। एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया था कि अगर यहां पानी नहीं लाया गया तो थार डेजर्ट धीरे धीरे एक्सपैंड होकर पूरे नॉर्थ इंडिया को निगल लेगा। 1948 में बीकानेर स्टेट के लेजेंडरी हाइड्रोलिक इंजीनियर कन्वर सेन ने एक सपना देखा। उन्होंने सरकार के सामने एक ऑडेशियस प्लान रखा। हिमालय का पानी रेगिस्तान में लाना होगा। यह सुनने में पागलपन लगता था, क्योंकि पानी को हजारों किलोमीटर दूर लाना, और वो भी ग्रेविटी के खिलाफ। यह उस समय का मून मिशन था। 31 मार्च 1958 को इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। इस इंजीनियरिंग मिरेकल की शुरुआत होती है पंजाब के हारीके बैरेज से, जहां सतलुज और ब्यास नदियां मिलती हैं। यहां से निकाली गई राजस्थान फीडर, जो पहले 204 किलोमीटर तक पंजाब और हरियाणा में बहती है, बिना किसी काम आए, बस पानी को राजस्थान बॉर्डर तक लाने के लिए। असली चैलेंज शुरू हुआ राजस्थान में। सोचिए, रेत के टीले जो हवा के साथ अपनी जगह बदल लेते हैं, वहां कनाल की खुदाई करना कैसा होगा? इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सीपेज। अगर कच्ची जमीन पर पानी छोड़ा जाता तो प्यासी रेत सारा पानी सोख लेती। इसका सोल्यूशन निकाला गया फुल कंक्रीट लाइनिंग। पूरी 650 किलोमीटर लंबी मेन कैनाल और उसकी हजारों किलोमीटर लंबी डिस्ट्रीब्यूटरीज को कंक्रीट से पक्का किया गया। यह प्रोजेक्ट 2 स्टेजेस में पूरा हुआ। स्टेज आई, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ हिस्से। स्टेज 2, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जैसे एक्सट्रीम एरियाज। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ढलान, स्लोप और ग्रेविटी का ऐसा कैलकुलेशन किया गया कि पानी बिना किसी बड़ी मोटर या पंप के पंजाब से चलकर पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल जैसलमेर के मोहनगढ़ तक पहुंच गया। यह इंसानी दिमाग की एक बेहतरीन मिसाल है। तो क्या इस नकली नदी ने सच में रेगिस्तान को बदला? जवाब है 100% हाँ। आज अगर आप श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की सैटेलाइट इमेजरी देखें तो आपको यकीन नहीं होगा कि यह थार डेजर्ट का हिस्सा है, जहां पहले सिर्फ बबूल और कंटीली झाड़ियां उगती थीं। आज वहां गेहूं, सरसों, कपास और किन्नू की बम्पर खेती होती है। गंगानगर आज राजस्थान का फूड बास्केट बन चुका है। ये कैनाल आज वेस्टर्न राजस्थान के 10 डिस्ट्रिक्ट्स की प्यास बुझा रही है। सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो जो लोग पहले बंजारों, नोमैड्स की तरह पानी की तलाश में घूमते थे, आज वो सेटलमेंट्स बनाकर एक जगह रह रहे हैं। पशुपालन, जो पहले सर्वाइवल का जरिया था, आज एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया है। दोस्तों, इस नहर ने सिर्फ राजस्थान की प्यास नहीं बुझाई, बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव की एक बड़ी वजह भी बनी। अब सवाल यह है कि एक नहर से पाकिस्तान को इतनी दिक्कत क्यों है? इसकी जड़ है 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी। बंटवारे के बाद पाकिस्तान हमेशा इस डर में जीता रहा
कि पानी का कंट्रोल भारत के पास है, क्योंकि नदियां भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं। जब भारत ने सतलुज और ब्यास का पानी रोककर उसे ईगेनपी के जरिए राजस्थान के रेगिस्तान में मोड़ दिया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हालांकि ट्रीटी के हिसाब से यह पानी भारत का ही था, लेकिन पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और वहां की राजनीति में इसे एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह पेश किया गया। पाकिस्तान को लगता है कि भारत इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके कभी भी उनका पानी रोक सकता है या युद्ध के समय बाढ़ ला सकता है। दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेटेजिक फेलियर। पाकिस्तान की सेना हमेशा से रेगिस्तान के रास्ते भारत में घुसने का सपना देखती थी, क्योंकि वहां कोई प्राकृतिक रुकावट नहीं थी। लेकिन इस कनाल के बनने से भारत ने वहां एक आर्टिफिशियल वाटर बैरियर खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान के टैंकों का वहां से गुजरना नामुमकिन हो गया है। अपनी यही मिलिट्री वीकनेस छुपाने के लिए पाकिस्तान अक्सर पानी के मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पर उछालता रहता है और इसे रिश्तों में खटास की मुख्य वजह बताता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक पहलू ऐसा है जो अक्सर न्यूज में डिस्कस नहीं होता, और वो है नेशनल सिक्योरिटी। इंदिरा गांधी कैनल पाकिस्तान बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद करीब और पैरेलल चलती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत का स्ट्रेटेजिक वाटर मोट सुरक्षा खाई मानते हैं। इसके दो बड़े फायदे हैं। डिफेंस बैरियर, एक बेहद चौड़ी और गहरी कनाल किसी भी दुश्मन की टैंक रेजिमेंट या मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए एक नेचुरल बैरियर बन जाती है। 1965 और 1971 की जंग में हमने देखा था कि रेगिस्तान में मूवमेंट कितना आसान होता है, लेकिन अब इस कनाल ने उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। सेटलमेंट्स एज सिक्योरिटी, एक खाली और डेसोलेट बॉर्डर हमेशा वल्नरेबल होता है घुसपैठ के लिए। जब कैनाल आई तो वहां खेती शुरू हुई, गांव बसे और इंफ्रास्ट्रक्चर बना। बॉर्डर एरिया में भरी हुई पॉपुलेशन हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। इंटेलिजेंस गैदरिंग आसान हो जाती है और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट के कुछ नुकसान भी हैं जो अब सामने आ रहे हैं। एक्सेसिव इरिगेशन और ड्रेनेज की कमी के कारण कई इलाकों में वाटर लॉगिंग और सेम की समस्या आ गई है। जमीन के नीचे छुपी हुई चट्टानें हार्डपान पानी को नीचे नहीं जाने देती, जिससे जमीन दलदली हो रही है और मिट्टी में नमक बढ़ रहा है। एनवायरनमेंट एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेगिस्तान की अपनी एक बायोडाइवर्सिटी होती है जिसे ये कनाल बदल रही है। लेकिन सरकार अब नई टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन और बायो ड्रेनेज का यूज करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। इंदिरा गांधी कैनल तो बस शुरुआत थी। भारत का अगला कदम इससे भी बड़ा है, नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसका सिंपल लॉजिक है, जिस नदी में पानी जरूरत से ज्यादा है, सरप्लस, जैसे ब्रह्मपुत्र या गंगा बेसिन, वहां से पानी उठाकर उन नदियों में डालना जो सूख रही हैं। इसका सबसे पहला और बड़ा एग्जाम्पल है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एमपी की केन नदी का पानी यूपी की बेतवा नदी में ट्रांसफर करेगा। इससे बुंदेलखंड जैसे सूखे इलाके में 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होगी और 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। हालांकि इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा डूबने का डर है, जो एक बड़ा एनवायरमेंटल कंसर्न है। लेकिन सरकार का विजन क्लियर है। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में फ्लड्स और ड्राउट, सूखा, दोनों को कंट्रोल करने का यही एक रास्ता है। भारत रेगिस्तान को इसलिए खोद रहा है ताकि आने वाली जनरेशन को वाटर वॉर्स न लड़नी पड़े। तो दोस्तों, भारत का रेगिस्तान खोदकर नकली नदी बनाना कोई शौक नहीं, बल्कि एक मजबूरी और एक विजनरी सोच का नतीजा था। इंदिरा गांधी कैनल ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति और इंजीनियरिंग का सही मेल हो तो इंसान जियोग्राफी को भी बदल सकता है। ये नहर, कनाल सिर्फ पानी नहीं लाती, ये लाती है उम्मीद, सुरक्षा और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। चाहे रेत के तूफान हो या चिलचिलाती धूप, भारत के हौसले हमेशा बुलंद रहे हैं। अगर आपको भारत की इस इंजीनियरिंग सक्सेस स्टोरी पर यह डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम इंडिया के फ्यूचर मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे चिनाब ब्रिज या बुलेट ट्रेन पर भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सच्चाई पता चले। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।